हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBS सखर का 21 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, इस पेपर को हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है क्योंकि हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को, हर MCQs को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो गया है, नेक्स्ट पेपर में एग्जामिनर पेपर सेटर क्या करता है, वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल के साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ जरूर शेयर करें जो साबका पेपर्स में बार बार पूछी गई है या आने वाले पेपर्स में आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें ताकि हर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। पेपर में आने वाला MCQ सिर्फ इतना था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ये शॉर्ट डिटेल पेपर में शामिल नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर कोई भी पेपर, कोई भी सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है कि आने वाले वक्त में आज से 10 साल के बाद भी हमारी किसी भी वीडियो को देखा जाए तो ई टेस्ट अकेडमी की कोई भी वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित हो। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें आइन का पूछा गया था कि पाकिस्तान का तीसरा आइन जो है वो कौन सा है। हो सकता है आने वाले पेपर्स में पहला आइन या दूसरा आइन आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए हमने तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट डिटेल में भी दे दी है। ऊपर मेन क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, उसके साथ हमने शॉर्ट डिटेल को ज्यादा से ज्यादा आपके लिए यूजफुल बनाने की कोशिश की है। चलते हैं और इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 1973 का आइन पाकिस्तान का तीसरा आइन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। पाकिस्तान का 1973 का आइन पाकिस्तान का तीसरा आइन होने के साथ साथ पाकिस्तान का मौजूदा आइन भी है। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का आइन है, पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 का आइन है और पाकिस्तान का तीसरा आइन या कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन सेलिंग अ बॉल एट ₹720 देयर इज लॉस ऑफ 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज। यहाँ पर 800 सही जवाब है। इसमें पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा उर्दू में बता देता हूं ताकि हर कैंडिडेट को समझ आ सके। एक बॉल है जिसे 720 रुपए में फरोख्त किया गया है। 720 रुपए में अगर दुकानदार इसे फरोख्त करता है तो दुकानदार को 10% नुकसान होता है। ये बताएं कि इस बॉल की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस क्या थी। व्यूअर्स, ये बॉल जो थी इसकी एक्चुअल प्राइस 800 थी, 800 थी। जब दुकानदार ने इसे 720 रुपए में सेल किया तो दुकानदार को 10% इस पर लॉस हुआ। किस तरह से आप इसका लॉस फाइंड आउट करेंगे, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में तमाम डिटेल डिस्कस की गई है। अगर आपने हमारी साबका वीडियोस देखी हैं ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर, साबका पेपर्स जो IBA के पड़े हुए हैं उनमें हमने इन मैथमेटिकल पोर्शंस को डिटेल से डिस्कस किया है और उन वीडियोस में, उन पेपर्स में आपको बताया गया था कि ये सेम क्वेश्चंस आने वाले पेपर्स में रिपीट होंगे लेकिन इनमें सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। साबका पेपर्स में यहाँ पर 720 की जगह पर कोई और वैल्यू थी, यहाँ पर 10% की बजाय यहाँ पर 20%, 15% या कोई और परसेंटेज पूछी गई थी, लेकिन बाकी की स्टेटमेंट और बाकी तमाम प्रोसीजर सेम था जैसा कि इस क्वेश्चन में है। इसलिए हर क्वेश्चन को गौर से सुना करें, देखा करें और उसको लिख कर जरूर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जब तक आप इसे अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं आएगा। व्यूअर्स, इसकी शॉर्ट डिटेल देख लीजिएगा, शॉर्ट डिटेल में इसे कंप्लीट सॉल्व किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज। यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE की करेंसी यहाँ पर पूछी गई है। UAE की करेंसी दिरहम है। UAE का कैपिटल अबू धाबी है। UAE मिडल ईस्ट में वाक़या है। UAE का सबसे बड़ा शहर दुबई है। व्यूअर्स, जो शॉर्ट डिटेल में पॉइंट्स हैं ये भी कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इन्हें भी इग्नोर मत कीजिएगा। ऊपर वाले मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी साथ साथ तैयार करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, गवादर ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज। गवादर ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बना 1958 में। व्यूअर्स, ग्वादर जो है ये ग्वादर पोर्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक जगह है जिसका नाम ग्वादर है। इस जगह को, इस पोर्ट को पाकिस्तान ने ओमान से खरीदा। यहाँ पर 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं जो कि पेपर्स में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। इसमें एक पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को कितने रुपए में खरीदा, क्या इसकी कॉस्ट थी जिसमें इसे खरीदा गया, कब खरीदा गया और कब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। तमाम डिटेल आपको बताई जा रही है, नोट कर ले। पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को 1958 में
5.5 बिलियन रुपीस में खरीदा। व्यूअर्स यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये कि कई पेपर्स में रुपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कई पेपर्स में डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रुपीस में इसे याद करेंगे तो हो सकता है आने वाले पेपर्स में डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट पूछ ली जाए, इसलिए रुपीस में भी इसकी कॉस्ट याद रखें और डॉलर्स में भी। पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से 1958 में 5.5 बिलियन रुपीस या 2 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा। पाकिस्तान ने ओमान से गवादर को 7 सितंबर 1958 को खरीदा, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान के नक्शे में या ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में ओमान के इस इलाके को, गवादर को 8 दिसंबर 1958 में शामिल किया गया। यहाँ पर 2 डेट्स हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कैंडिडेट जो है वो 7 सितंबर को टिक कर देता है। आने वाले पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपने डेट्स उसकी चेक करनी है। खरीदने की डेट जो है वो 7 सितंबर 1958 है, जबकि इसे पाकिस्तान के एरिया में या पाकिस्तान के नक्शे में, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली शामिल करने की जो डेट है वो 8 दिसंबर 1958 है। व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल जो है इंतहाई मेहनत से कलेक्ट की जाती है, आपके साथ डिस्कस की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि इस वीडियो को देखने के बाद कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस याद करना ना पड़े। जिस तरह से हम ब्रीफ करते हैं, अमूमन कैंडिडेट्स हमारी वीडियोस को देखकर ही प्रिपरेशन करते हैं और इस तरह से जिस तरह ई टेस्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, इस तरह पाकिस्तान में कम से कम अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा मौजूद नहीं है जो ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की तरह कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए? यूएसए में स्टेट्स कितनी है? यूएसए में रियासतों की तादाद 50 है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको इस क्वेश्चन से पहले ना पता हो। आपके सामने हमने स्क्रीन पर यूएसए का फ्लैग शो किया, ये यूएसए का फ्लैग है। ये देखें, इस फ्लैग को शो करने का कुछ मकसद है। वो मकसद ये है कि आपको इस फ्लैग के बारे में एक्सप्लेन किया जाए कि ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है। व्यूअर्स जी, आपके सामने फ्लैग पर ये स्टार्स बने हुए हैं, ये देखें, ये स्टार्स हैं। आप चाहें तो इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये 50 स्टार्स हैं, ये 50 सितारे हैं, जो कि जाहिर करते हैं कि यूएसए में रियासतों की तादाद, स्टेट्स की तादाद 50 है। और दूसरी साइड पे आए, एक तो ये बॉक्स है जिसमें आपको स्टार्स नजर आ रहे होंगे, दूसरी साइड पर ये लाइनें हैं। ये रेड लाइन है, ये व्हाइट लाइन है, ये फिर रेड है, फिर व्हाइट है। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये 13 लाइनें बनती हैं, 13 लाइन्स हैं ये। इन 13 लाइनों की मदद से ब्रिटिश कॉलोनीज को जाहिर किया गया है। जब अमेरिका आजाद हुआ था उस वक्त ये 13 कॉलोनीज जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। ये वही 13 कॉलोनीज जो हैं यहाँ पर यूएसए के फ्लैग पर जाहिर की गई हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि यूएसए का फ्लैग किस तरह से अपनी रियासतों को और अपनी हिस्ट्री को, अपनी कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करता है। अब नोट कर लें, अमेरिका का ये जो झंडा है इसे 4 जुलाई 1959 को अडॉप्ट किया गया। अमेरिका के इस झंडे को ग्रैंड यूनियन फ्लैग भी कहा जाता है। अमेरिका के झंडे में 50 रियासतों और 13 सुर्ख और व्हाइट कलर में स्ट्रिप्स की मदद से कॉलोनीज को जाहिर किया गया है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने भी कैंडिडेट्स हमारी आज की इस वीडियो को देखें, हम ये नोट करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स इसे देखते हैं और कितने इसे लाइक करते हैं। ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि कैंडिडेट्स की बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, चाहे वो किसी भी पोस्ट का पेपर है, पाकिस्तान की तमाम आसामियों को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये भी नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने IBA सखर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को तफसील के साथ हल करके शामिल किया गया था। ये जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं 2023 में, इन तमाम पेपर्स की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स को हमने ये नोट्स फराहम किए थे जो कि कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुए। इन नोट्स में मौजूदा 21 जनवरी 2023 का मुकम्मल हल शुदा पेपर, जैसा कि हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम तफसील, तमाम डिटेल इन नोट्स में शामिल कर दी गई है। अगर आप अप टू डेट IBA सखर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल राब्ता नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी आसामी के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF या इसे फैटफ भी कह सकते हैं, इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू स्टॉप। यहाँ पर फैटफ के बारे में डिस्कस किया गया है कि फैटफ को बनाने का बुनियादी मकसद क्या था। फैटफ को बनाने का बुनियादी मकसद यहाँ पर ऑप्शन बी है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपको आने वाले पेपर्स में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टेररिज्म फाइनेंसिंग भी लिखा हुआ मिले तो ये भी सही जवाब है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जब बनाया गया फैटफ को, उस वक्त इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग ही था, लेकिन 2001 में आई थिंक या 2003 में इसे मजीद एक्सपेंड किया गया। इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मकासद मजीद बढ़ाए गए और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी अरकान मुमालिक में से खत्म करने की शिकें कंडीशंस शामिल की गई। आप सब जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जो है पैसे को गैर कानूनी तौर से मुल्क से बाहर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करना है, जबकि टेररिज्म फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करना। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करते हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखें। ये तमाम चीजें खत्म करने के लिए फैटफ को बनाया गया। फैटफ को 1989 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इस वक्त 2023 में फैटफ के कुल मेंबर कंट्रीज की तादाद 39 है। क्वेश्चन नंबर 7, रोहिंग्या मुस्लिम्स आर यूएन डिक्लेयर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोसिक्यूटेड एथनिक माइनॉरिटीज डिमांड देयर राइट टू लिव इन। यहाँ पर म्यांमार के जो मुसलमान हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया है कि रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं वो दुनिया के मजलूम तरीन मुसलमानों में शुमार होते हैं, जो कि म्यांमार में भी नहीं रहने दिए जा रहे। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। 1989 में अलबत्ता एक मिलिट्री गवर्नमेंट आई थी बर्मा में, जिन्होंने बर्मा का नाम बर्मा से तब्दील करके म्यांमार कर दिया। म्यांमार बरआज़म एशिया में वाक़ई एक मुल्क है। म्यांमार के कैपिटल का नाम नेपिडव है। म्यांमार की करेंसी क्यात है। क्वेश्चन नंबर 8, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद 10 है। व्यूअर्स, ये वो क्वेश्चन है जो साबका तमाम पेपर्स में जो 2023 में आईबीए के हो रहे हैं तकरीबन उन तमाम में रिपीट हुआ है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी पेपर में बताया था कि आप यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। जिन कैंडिडेट्स ने यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को तैयार किया था वो 21 जनवरी 2023 के इस पेपर में यूनाइटेड नेशंस के जो 2-3 एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। व्यूअर्स, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इस आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगी, 10, 12, 15 मिनट की ये वीडियो है। इसमें यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। वो तमाम पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं जो आने वाले पेपर्स में या साबका गुजरे हुए पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। इस एक वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आने वाले पेपर्स में कम से कम यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक मेन ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिनमें से एक यूएनएससी है। यूएनएससी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मेंबरान की तादाद 15 है, जिनमें 5 मेंबर्स जो हैं उनके पास वीटो पावर है जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं इनका सर्विंग टेन्योर 2 साल होता है। 2 साल के बाद नए ममालिक को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। व्यूअर्स, बाकी की डिटेल जो है ऊपर आप वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर तमाम डिटेल आपके साथ डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इज अ चाइनीज ग्रैंड स्ट्रेटेजी वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2013 ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में BRI ये एक प्रोजेक्ट है, इसको डिस्कस किया गया है। इसे चाइना के जो सदर थे उन्होंने 2013 में एक तकरीर के दौरान अनाउंस किया था। चाइना के इस सदर का नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। 2013 में जिस सदर ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था उसका नाम शी जिनपिंग था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। BRI और OBOR ये एक ही प्रोजेक्ट के 2 नाम है। BRI इज आल्सो नोन एज OBOR। BRI को OBOR भी कहा जाता है। BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जबकि OBOR स्टैंड्स फॉर वन बेल्ट वन रोड। व्यूअर्स, ये जो इनिशिएटिव था इसमें चाइना का ये टारगेट है कि वो 150 ममालिक तक रसाई हासिल करेंगे। 150 ममालिक तक रसाई हासिल करने का बुनियादी मकसद चाइना का इकोनॉमिक प्रमोशन के साथ साथ
ट्रेड को मजीद फरोग देना है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट याद करवाना चाहूंगा, पेपर से हटकर है, लेकिन ये एक आइडिया है, एक सजेशन है, एक सोच है। आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बर्रसगीर पाको हिंद में आई थी, उसका मकसद भी इकोनॉमिक प्रमोशन था और तिजारत को फरोग देना था। यही उनकी टर्म्स थी, यही उनकी सोच थी, जिसको लेकर वो बर्रसगीर पाको हिंद में दाखिल हुए और पूरे बर्रसगीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और आज के दौर में देखें, चाइना जो है वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और लगता है मुख्तलिफ सर्वेज ये कहते हैं, मुख्तलिफ दानिश्वर ये कहते हैं कि चाइना का बुनियादी मकसद भी वही है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। हो सकता है आने वाले वक्त में चाइना पूरी दुनिया पर काबिज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज एनी अर्नोक्स इज फ्रॉम। यहाँ पर एनी अर्नोक्स के बारे में पूछा गया है। इन्हें 2022 में अदब से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड नोबेल प्राइज दिया गया। इनका ताल्लुक फ्रांस से था। व्यूअर्स, इनका पूरा नाम एनी थेरेसा ब्लांची एर्नक्स था। ये एक राइटर हैं और एक प्रोफेसर हैं। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन 2022 में करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है कई पेपर्स में, लेकिन आने वाले पेपर्स में आपसे 2022 के लिटरेचर अवार्ड के हवाले से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। व्यूअर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की बेस्ट वेबसाइट है, जहां पर आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, चाहे वो सिंध की कोई पोस्ट है, चाहे वो पंजाब की कोई पोस्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान, केपीके या गिलगित बल्तिस्तान की कोई पोस्ट है। पाकिस्तान की तमाम आसामी है, पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम के करंट एंड पास्ट पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेंगे और हर क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस है। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की तैयारी, किसी भी पोस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट मैन हु ट्रेवल्ड इन स्पेस वाज, पहला शख्स जिसने खला में सफर किया उसका नाम यूरी गैगरीन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, ये यूरी गैगरीन जो है ये एक रूस का माहिर खलाबाज था। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में उस गाड़ी का नाम भी पूछा गया है जिस गाड़ी में इसने खला में सफर किया। बहुत से पेपर्स में उस गाड़ी की स्पीड पूछी गई है और बहुत से पेपर्स में यह भी पूछा गया है कि वो कितनी देर तक खला में सफर करता रहा। ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, नोट कर ले। इसकी जो गाड़ी थी यूरी गैगरीन की, उसका नाम वोस्टॉक था और ये 108 मिनट तक खला में सफर करती रही और इसकी स्पीड जो थी वो 27,400 किलोमीटर फी घंटा थी। ये जो गाड़ी थी वोस्टॉक जिसका नाम था, ये 27,400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खला में सफर करती रही और 108 मिनट तक ये खला में रही। और ये तमाम जो सफर था, ये तमाम एक विक्ट्री थी रूस की जानिब से। ये 12 अप्रैल 1961 को हुई। क्वेश्चन नंबर 12, रऊफ इज 6 फीट टॉल एंड ही नोटिसेस दैट ही कास्ट अ शैडो दैट 5 फीट लॉन्ग. He then measured. Then the shadow caused by the school building is 30 feet long. The height of the building in feet is. Viewers, यहाँ पर ये कहा गया है, मैं सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ, मजीद आप शॉर्ट डिटेल देख लीजिएगा। रऊफ की हाइट 6 फुट है, लेकिन जब उसने अपना साया देखा तो उसका साया 5 फुट बन रहा था। तो दूसरी साइड पर स्कूल की बिल्डिंग है, उसने स्कूल की बिल्डिंग देखी, स्कूल की बिल्डिंग का साया 30 मीटर बन रहा था। यहाँ पर यह पूछा गया है कि जिस तरह से रऊफ की हाइट 6 फुट थी और उसका साया 5 फुट बना, बिल्डिंग का साया 30 फुट बना, आप ये बताएं कि उसकी एक्चुअल हाइट बिल्डिंग की कितनी थी। यहाँ पर ऑप्शन सी 36 सही जवाब है। शॉर्ट डिटेल में देख लें, इसको सॉल्व किया भी गया है। यहाँ पर आपने सबसे पहले हाइट लिखनी है रऊफ की, फिर उसका शैडो, फिर आपने बिल्डिंग की हाइट जो है उसको x फर्ज कर लेना है। आपने सपोज करना है कि बिल्डिंग की हाइट x थी तो उसका जो शैडो बना वो 30 फुट बना। उसके बाद आपने इन तमाम वैल्यूज को इकट्ठा करके जरब तकसीम करनी है तो आपके पास 36 फीट सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB वाज फॉर्म्ड बाय। AIIB बैंक जो है इसे चाइना ने कायम किया। इस बैंक की बुनियाद 16 जनवरी 2016 में रखी गई। इस बैंक को कायम करने का बुनियादी मकसद ये था कि तमाम मेंबर कंट्रीज में इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज को मजीद तेज किया जा सके ताकि तमाम ममालिक जो हैं वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। इस बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इस बैंक के कुल मेंबर ममालिक की तादाद 106 है। पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें से 106 ममालिक AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दुशांबे इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान। दुशांबे कैपिटल सिटी है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान एक मुल्क है जो कि सेंट्रल एशिया में वाक़ है। पूरी दुनिया में रकबे के एतबार से ताजिकिस्तान 97 नंबर पर बड़ा मुल्क है।
ताजिकिस्तान की करेंसी सोमोनी है। वीवर्स यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर ले, आपका वीडियोस में भी बताया था, यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में 2-3 रिपीट हुए हैं, इसलिए तमाम इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को लाजमी तैयार कर लें। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको आई बटन मिलेगा, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कैपिटल्स के नाम से एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो से आप तमाम ममालिक की करेंसी और कैपिटल्स को तैयार कर सकते हैं, और इस वीडियो में हमने उन तमाम ममालिक के कैपिटल्स और करेंसीज को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। इन्हें तैयार करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये ममालिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इन्हें भी तैयार कर लेंगे और इस तरह आने वाले पेपर्स में आप अच्छे नंबर ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, Which regional organization has 27 member states? वीवर्स यहाँ पर EU के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया है। इस वक्त यूरोपियन यूनियन के कुल मेंबर ममालिक की तादाद 27 है। पहले ये 28 थी, ब्रेक्जिट के बाद जब यूके ने इसे छोड़ दिया उसके बाद यहाँ पर 27 मेंबर ममालिक रह गए। EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। EU को 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड्स में कायम किया गया। वीवर्स इस EU को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम करने में 5 ममालिक का बड़ा रोल है जिन्हें फाउंडर कंट्रीज कहा जाता है। इन 5 ममालिक में जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग शामिल है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद पाकिस्तान के किसी भी इम्तिहान को, किसी भी इंटरव्यू को तैयार करने के लिए आपको किसी भी किस्म की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है, और इस मोबाइल ऐप में आपको तमाम रिपीटेड एमसीक्यूज, तमाम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, और तमाम के तमाम मुकम्मल हलशुदा होंगे। आपने इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने तैयारी करनी है। जितने भी कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसलिए आप भी एक बार ई टेस्ट मोबाइल ऐप को लाजमी ट्राई करें। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी तरफ से सिर्फ यही फीडबैक हमें चाहिए, जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 16, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJR। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। वीवर्स यहाँ पर बैनुल अक़वामी अदालत के बारे में जिक्र किया गया है। बैनुल अक़वामी अदालत जिसे ICJ इंग्लिश में कहा जाता है, ये यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स में से एक है। वीवर्स यहाँ पर दोबारा नोट करें, मैंने आपको साबका क्वेश्चन में UN से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया था, ये दोबारा UN का पोर्शन ही डिस्कस किया गया है। ICJ UN का ही एक मेन ऑर्गन है। 6 मेन ऑर्गन्स हैं UN के, उसमें से एक ICJ है। ICJ को 26 जून 1945 को कायम किया गया। ICJ में 15 जजेस काम करते हैं। 15 जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं, और इन 15 जजेस का सर्विंग टेन्योर 9 साल होता है। 9 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। इनकी जगह फिर नए जजेस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिलेक्ट करती है। बहुत से पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि ICJ के जजेस जो हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। साबका क्वेश्चन में मैंने आपको UN की वीडियो के बारे में बताया था जो आई बटन में मौजूद थी। उस आई बटन में आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने आपको बताई है, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आने वाले पेपर्स में आपके बार बार काम आएगी। ICJ का हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड्स में है। क्वेश्चन नंबर 17, ages of 2 persons differ by 16 years. If 6 years ago the elder one be 3 times as old the younger one, find their present age. व्यूअर्स मैं इसको उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मजीद शॉर्ट डिटेल आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन की, फिर आगे जाइएगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि 2 लोग हैं, 2 शख्स हैं जिनकी उम्र का फर्क, डिफरेंस 16 साल है। जो बड़े वाला शख्स है वो छोटे शख्स से 3 टाइम्स बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। आपने मौजूदा उनकी एज कैलकुलेट करनी है। इस वक्त जो मौजूदा एज है इनकी वो 14 और 30 बिल तरतीब है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। किस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे व्यूअर, शॉर्ट डिटेल देख लें। यहाँ पर तमाम इसका सोल्यूशन दिया गया है, मुकम्मल वजाहत के साथ इसे सॉल्व किया गया है। इसको देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान इज हैविंग इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है।
व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2611 किलोमीटर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट है, बहुत से पेपर्स में इंडिया का जो बॉर्डर है उसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कहा गया है। इस पेपर में क्योंकि की में ऑप्शन ए अफगानिस्तान आया था, इसलिए हमने ऑप्शन ए को ही टिक किया है। नोट कर ले, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। इस 3323 किलोमीटर में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई भी शामिल है। लाइन ऑफ कंट्रोल उस बॉर्डर लाइन को कहा जाता है जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर और भारत के दरमियान वाक़या है। अगर आप LOC और पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर आप काउंट करेंगे तो 3323 किलोमीटर बनेगा। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। क्योंकि अभी वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसका बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर में शामिल नहीं किया गया, पेपर्स में ये शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हमने अफगानिस्तान का बॉर्डर ही यहाँ पर लॉन्गेस्ट बॉर्डर टिक किया है। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को लॉन्गेस्ट बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल और ई टेस्ट वेबसाइट पर इस क्वेश्चन को अपडेट कर सकें। Question number 19. Which among the following organ does not play a role in eliminating waste? यहाँ पर ऑप्शन बी लंग्स सही जवाब है। व्यूअर्स इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ पर स्टोर होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है, जो चीजें जो गिजा हम खाते हैं वो हजम नहीं होती, हजम ना होने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को उर्दू में बड़ी आंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20. द ह्यूमन किडनीज आर, इंसानी गुर्दों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। किडनी गुर्दे को कहते हैं इंग्लिश में। इंसानी गुर्दे जो हैं ये लोबिये की शक्ल के होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स इंसानी गुर्दे जो हैं, अगर आप इन्हें चेक करेंगे तो ये आपकी पसलियों के बिल्कुल नीचे जस्ट बिलो मिलेंगे। यहाँ पर आपने एक और पॉइंट नोट करना है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि अगर हेल्दी किडनीज हो, सेहतमंद गुर्दे हो, तो वो 1 मिनट में कितना खून फिल्टर करते हैं। सेहतमंद गुर्दे 1 मिनट में तकरीबन आधा कप खून जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रखें। अगर आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखेंगे तो आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू को आसानी से पास कर सकेंगे, आसानी से क्रैक कर सकेंगे। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को आप लाइक और फॉलो करके रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रख सकते हैं। इसके अलावा अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स में लिंक्डइन, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियोस वगैरह शामिल हैं। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हमारे ई टेस्ट अकेडमी के अकाउंट्स मौजूद हैं, इन्हें भी आप जरूर लाइक और फॉलो करें। Question number 21. The process in which body cells divide for growth, repairing and development is called mitosis. Viewers, बहुत से पेपर्स में माइटोसिस और बहुत से पेपर्स में मीओसिस को डिस्कस किया गया है। माइटोसिस और मीओसिस की डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये दोबारा रिपीट हो। माइटोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें न्यू बॉडी सेल्स क्रिएट होते हैं, और मीओसिस ऐसा प्रोसीजर है जिसमें गैमेट सेल्स बनते हैं, गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताइए, मजीद डिटेल के साथ आप इसे तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 22. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड डैश। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है इसमें ग्लूकोज बनती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन क्रिएट होती है। व्यूअर्स यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की टर्म यूज की गई है। अगर कोई और पेपर होता तो हम इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस ना करते, लेकिन क्योंकि आईबीए का पेपर है और आईबीए का पेपर बाल की खाल उतारने वाला पेपर है, इसमें क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि जितनी मर्जी आप तैयारी कर लें, फिर भी एट द एंड पेपर में आईबीए के पेपर्स जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कैंडिडेट्स को। नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन रिपीट हुई है, बहुत से पेपर्स में फोटोसिंथेसिस की टाइप्स पूछी गई हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे रोशनी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस की 2 टाइप्स हैं जिसमें ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 23. एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs इन द एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉयज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो कि ओजोन लेयर को तबाह कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके अलावा आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला याद कर लें, बहुत से पेपर्स में ये फार्मूला भी रिपीट हुआ है, CC12F2। ये इसका फार्मूला है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है।
क्वेश्चन नंबर 24, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ये एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स ये क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व कर लिया, लेकिन मजीद जो शॉर्ट डिटेल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99% पेपर्स में ये डिटेल रिपीट हुई है, नोट कर लें। सबसे पहले आपको लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ये एक ऐसा कानून है जिसमें यह बताया गया है जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कोई भी मास ना डिस्ट्रॉय होता है, ना खत्म होता है, ना बनता है। किस तरह से आप इसे साबित कर सकते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है, ये देखें। यहां पर 2 एटम्स ये हैं और 2 एटम्स ये हैं, 4 एटम हो गए। 2 एटम्स इसमें ऑक्सीजन के शामिल हैं, इनको आपने हाइड्रोजन का नाम दिया है, इन एटम्स को आपने ऑक्सीजन का नाम दिया है। जब ये एक नया एटम बनाएंगे तो ये देखें ये कितने एटम से टोटल 2 2 4 2 6, तो ये देखें इसकी आउटपुट कितनी बनी है, 3 एटम्स ये हैं और 3 एटम्स ये हैं। ये सादा 3 अल्फाज में मैंने आपको बताया है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है। व्यूअर्स ये जो लॉ था, इस लॉ को एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में पेश किया। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर एक आले का नाम है। इस आले को इटली के एक फिजिक्स दान ने इजाद किया था। इस फिजिक्स दान का नाम एवेंजेलिस्टा टॉर्सली था। एवेंजेलिस्टा टॉर्सली ने 1673 में बैरोमीटर को इजाद किया। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS सखर 21 जनवरी 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट के साथ साथ तमाम करंट एंड पास्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।